स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। ये आपका पिछले साल का जो पेपर था, जीपेट 2024, ये उसमें से कुछ आपके क्वेश्चंस है, तो एक बार आप लोग ट्राई करो, आप लोगों से कितना होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में पढ़ाया था। सो एक आप इसको बताओ, इसका आंसर बताना आप लोग। That is a virus mediated transfer of host DNA from one cell to another cell is known as transcription, integration, transduction और transformation। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका सी है। ये आपका पिछले साल का 2024 का जीपेट का पेपर था, ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ से वायरस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। और यही हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हमने तीन चीज़ों को देखा था, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन एंटीबायोटिक से, कीमोथेरेपी से है। ये भी 2024 जीपेट का क्वेश्चन है, मैंने नाइपर के क्वेश्चन नहीं डाले हैं। द फ्लोरोक्विनोल्स एक्ट्स बाय, तो आप एक बार ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा होगा। डी। डी, ठीक है। आपका जो टोपो आइसोमरेज है या डीएनए गायरेज है, वो क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग हो रही है, और उसके बाद आपका बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, मतलब आप लोग अभी तो सॉल्व कर रहे हो, वहाँ देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है ये पार्ट, बट आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। द मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इन पेशेंट विद एड्स। नियोप्लाज्म का मतलब है ट्यूमर या कैंसर से। तो कौन सा सबसे कॉमन ट्यूमर है जो एड्स के पेशेंट में हो सकता है? दिमाग लगाना, फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है। हाँ बिल्कुल। बाकी लोग सी। चलो, सी ही है। ठीक है, और ये आप लोग आंसर इसलिए निकाल पाए क्योंकि आपको बाकी कैंसर्स के बारे में पता था। ठीक है, तो एड्स का पेशेंट है तो एक बात यहाँ से कॉमन है कि वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया जो कि आपका बोन मैरो से रिलेटेड है, उसका इम्यून कॉम्प्रोमाइज होने से कोई लेना देना नहीं है। एडिनो कार्सिनोमा ग्लैंडुलर है। ठीक है, कि ग्लैंड्स का कैंसर है, वहां पर भी कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने से आपका कुछ नहीं होगा। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कार्सिनोमा मतलब इपिथेलियल और ब्रेस्ट का है। तो कैप कापोसी सार्कोमा क्या है, ये एक वायरस के बेस से होने वाला एक कैंसर होता है। ठीक है, इसको मैंने बताया। तो अगर पेशेंट इम्यून कॉम्प्रोमाइज है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस जो है वो एंट्री कर सकता है, और जो कि कैंसर कोज करा सकता है। ठीक है, गुड, अच्छा आप लोगों ने एलिमिनेट किया, ऑप्शन समझ के क्वेश्चन किया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ हो, अगर सब कुछ नहीं पढ़ा बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप बहुत सही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2024 का था। नेक्स्ट है, ये आपको मैंने सेल साइकिल जो पढ़ाया है उसका क्वेश्चन है, 2024 का जीपेट का ही क्वेश्चन है आपका पिछले साल का। द फेज इन विच टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड, G1S G2M। ध्यान से करना। एस, एस फेज। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एस फेज में ही जो क्रोमोसोम है उसकी कॉपी बनती है। एम फेज में कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो इसका आंसर एस फेज है। ठीक है, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। अब ये एक ये भी आपका कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके 2024 का जीपेट का।
सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ। बाकी लोग बताओ। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, अगर मैंने आपको कैंसर नहीं भी पढ़ाया होता तब भी सॉल्व हो जाना चाहिए। सी, सी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि इपिथेलियम सेल्स वगैरह है तो कार्सिनोमा हो जाएगा, प्लाज्मा सेल्स है तो लिम्फोइड नॉन हॉडकिन, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में चला जाता है। ग्लैंड्स का है तो एडिनो कार्सिनोमा है, तो कनेक्टिव टिश्यू को ही आप सार्कोमा बोलते हो। ठीक है, ये कैप्सुल सार्कोमा है। तो ये अभी तक मैंने थोड़ा बहुत जो आपको पढ़ाया है इनसे रिलेटेड, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये पांच क्वेश्चंस थे जो आपके पिछली बार आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन और थे बट मुझे था कि मुझे क्रोमेटोग्राफी पढ़ाना है तो ऐड नहीं किया। तो यूजली आपके 20 नंबर में ऑलमोस्ट आप लोगों ने सारे ही क्वेश्चंस जो है वो सब ठीक बताया। खासकर ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। गुड। ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा कैपोसी सार्कोमा के बारे में बता देता हूँ। दूसरी जो कैपोसी सार्कोमा है ये एड्स के पेशेंट में मोस्ट प्रिवलेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल और जो लिम्फ वेसल्स हैं ये उसका कैंसर है। तो जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, हर जगह पर क्या होता है, ये आपका फैलना स्टार्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू का जो कल्चर है। और इसमें जो वायरस एसोसिएटेड है दैट इज ह्यूमन हर्पस वायरस 8, जिसको हम बोलते हैं HHV8। ये पैरों पे देख रहे हो आप इस तरीके से यूजली। एक दो पेशेंट मैंने देखे हैं ऐसे वाले, बट ये पेशेंट नहीं देखा, बहुत बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, तो ये वाला पेशेंट मैंने एक दो देखे हैं बट बाकी नहीं देखा। ठीक है, तो ये कैपोसी सार्कोमा जो है ह्यूमन हर्पस वायरस 8 और एड्स में मोस्ट कॉमन है। तो अगर अभी तो आपको पता, अगर नहीं पता हो तब भी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन और है कैंसर से या एंटीबायोटिक से। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा पढ़ाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, इसको मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जीपेट में जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बेसिक है। ठीक है, इवन आपने जो कॉलेज में पढ़ा है शायद उससे भी सॉल्व हो जाए। लेकिन जो नाइपर में क्वेश्चन है वो बहुत डीप है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा रहता है कि आपको बेसिक और डीप दोनों पढ़ाना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा। अगर क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होने के चांसेस है। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी का पढ़ने का एक फ़ायदा और है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। मुझे नहीं पता आप लोग बिट्स का एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे। बिट्स के पेपर में क्रोमेटोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है फार्मा। उसका जो एंट्रेंस होता है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, या आप इंडस्ट्रियल जो भी इसको बोलते हो। ठीक है, हम तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते थे, आप में शायद कुछ और नाम है, इंस्ट्रूमेंटल कुछ ऐसा। तो सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का आता है। आईआईटी बीएचयू के एंट्रेंस में भी सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का आता है, क्रोमेटोग्राफी, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, यूवी। ठीक है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मैं आपको थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी का पहले हिस्ट्री से बताऊंगा, उसके बाद एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्रोमा का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ये पहले मुझे एक बार ये बताओ, क्रोमेटोग्राफी आप आपको पढ़ाया हुआ है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ाने में, मैं पहले बता दूं। तो ये जो इसमें क्रोमा वर्ड है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफिक का मतलब होता है आपने किसी चीज को सेपरेट किया है और आपको अलग एक इस तरीके का सेपरेशन का ग्राफ मिला है। तो इसका नाम क्रोमेटोग्राफी इसलिए पड़ा था कि सबसे पहले जब इसको डेवलप कराया गया था, वो आपका क्लोरोफिल जो होता है प्लांट में, उसके कंपोनेंट को अलग किया गया था। क्योंकि क्लोरोफिल में बहुत सारे आपके जेंथोफिल्स और ये सारी चीज़ें, फ्लेवेनोइड्स या ऐसा कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, जेंथोप्रोटीन्स वगैरह।
तो जब उनको अलग किया गया था तो अलग अलग कलर्स आए थे, इसी के बेसिस पर इसका नाम पड़ा था क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी हिस्ट्री है कि इसका नाम हमने क्रोमेटोग्राफी क्यों रखा। तो जब हमने क्लोरोफिल का सेपरेशन किया था, क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स का, तो इस तरीके से हमें आपके सैंपल्स मिले थे, जो कम कंपोनेंट थे वो आपके मिले थे। ठीक है। अब जो क्रोमेटोग्राफी है, इसका यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं जो सबसे मेजर है। पहला है प्यूरिफिकेशन। ठीक है। अगर किसी चीज को हमने प्यूरिफाई करना है तब हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एक चीज और होता है जब हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव में हमें पता लगता है कि ये कंपोनेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और क्वांटिटेटिव में हमें पता लगता है कि कितना प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। एक टेक्निक आप और यूज करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यूजली इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। ये दोनों टेक्निक्स में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। हालांकि लैब में हम क्या करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो हम एक जेल का टुकड़ा काट लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा कंपोनेंट था और ये एग्रोस जेल थी। कंपोनेंट को हम यहाँ से स्पैचुला से उठाते हैं, जेल को थोड़ा सा हीट करते हैं, जेल पिघल जाता है, कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है। तो यूजली हम लैब में टेक्निक यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसा क्रोमेटोग्राफी वाला टेक्निक नहीं है, बट वो जुगाड़ है, एक्चुअल नहीं है, वो जुगाड़ टाइप चीज है। ठीक है। हालांकि अब तो उसके प्रोटोकॉल प्रॉपर आने लग गए, बट स्टार्टिंग ऐसे हुआ था। तो अगर हमें प्यूरिफिकेशन करना है या हमें एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, तब हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी मैंने बता दिया, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग, ये इसका टेक्निक है जिसमें आप सेपरेट कर सकते हो जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्यूरिफाई कर सकते हो, या किसी को आप टेस्ट करना चाहते हो उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसमें जो क्रोमा है उसका मतलब कलर है, ग्राफिन का मतलब टू राइट है। अब जो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास मान लो आपने एक प्लांट लिया था और आपने प्लांट एक्सट्रैक्ट बना लिया। अब आपको ये पता करना है, जैसे आपने नीम के पत्ते लिए, उसको पानी में उबाल दिया, उसका मैसेरेशन कर दिया, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन, हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन कर दिया। उसके बाद आपको पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट। तो आपको पता लगाने के लिए उस एक्सट्रैक्ट में से उन कंपाउंड्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक है जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। जैसे कई बार हम साइज के बेस पे पता लगाते हैं, कई बार हम सोल्यूबिलिटी के बेस पे पता लगाते हैं। ठीक है। कई बार हम एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन के बेस पे पता लगाते हैं। ठीक है। कई बार हम आयन या चार्ज के बेस पे पता लगाते हैं। कई बार हम रेडियो क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं। तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पर हम यूज करते हैं और अपने जो कंपाउंड्स हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब अगर आप क्रोमेटोग्राफी देखोगे तो इसका बेसिक चीज क्या है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर सबसे पहला बेस था। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने एक क्रोमेटोग्राफी की प्लेट बनाई, ये क्या है, ग्लास स्लाइड है। इसके ऊपर आपने क्या किया, सेल्यूलोज की एक लेयर बना दी। ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, अपना जो कंपाउंड था उसको यहाँ पर आपने पुट कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने बीकर लिया, बीकर में क्या किया आपने, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट डाले। ठीक है। जैसे इसमें ये मेथेनॉल है, ये वाटर है, एक्वस ज़्यादा बेटर टर्म है, ये इथेनॉल है, और ये आपका एसीटोन है। तो आपने क्या किया, आप जब इसको डिप करोगे तो डिप करने के बाद आपको जो प्लेट मिलेगी वो कुछ अलग अलग मिलेगी, चारों में अलग अलग मिल सकती है। जैसे ये फर्स्ट की प्लेट है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये आपका फोर्थ की है। अब एक बात याद रखना, जब आपने यहाँ पर डॉट लगाया था,
दैट इज स्टेशनरी फेज। जो आपने एक सेल्यूलोज की एक लेयर बनाई थी और वहां जो डॉट लगाया था वो एक स्टेशनरी फेज है। और ये प्लेट बनाने के लिए अब हमारे पास पहले से मशीन अवेलेबल है। हमें जो है खुद से नहीं बनाना पड़ता है, मशीन जो है एक लेयर बना देती है स्पेसिफिक थिकनेस की। तो जैसे ही आप इसको डिप करके रखोगे, यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन डिप होना चाहिए, थोड़ा सा। तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ डिप किया था, तो अब क्या होगा, अब आपका सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो सॉल्वेंट ने आपका यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रेवल किया। अब इसमें जितने कंपोनेंट हैं वो आपके अलग हो जाएंगे। जैसे एक कंपोनेंट यहाँ आया, एक कंपोनेंट यहाँ आया, सब में एक एक कंपोनेंट में दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो आपने देखा कि जो ग्रीन कलर का एक कंपोनेंट है वो यहाँ है, इसमें है, इसमें है, और इन दोनों में नहीं। तो ये जो है ये सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर, जैसे मिथेनॉल में कितनी सोल्यूबिलिटी है, वाटर में कितनी सोल्यूबिलिटी है, इथेनॉल में और एसीटोन में, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर मोबाइल फेज के साथ जो है आपका कंपाउंड मूव करता गया। अगर उसकी सोल्यूबिलिटी मोबाइल फेज में ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपका ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगा। अगर कम है, जैसे मान लो ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ मिला, तो वो क्या करा, मोबाइल फेज के साथ सोल्यूबल हुआ और ट्रैवल करता गया। लेकिन अगर कम है तो वो आपको यहीं स्टेशनरी फेज के आसपास आपको दिखाई देगा। तो ये सोल्यूबिलिटी का तरीका है कि आप जब डिप करते हो तो जैसे जैसे आपका ये वाटर ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके कंपोनेंट अलग होते जाएंगे सोल्यूबिलिटी के बेस पे। इसको हम बोलते हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप सेल्यूलोज की लेयर बना के डिप करते हो। आप लोगों ने किया एक्सपेरिमेंट ये लैब में? आप लोगों ने कभी किया है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके सीनियर्स ने बताया था कि एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी है उसके जो फादर है मिखाइल स्वेट, ठीक है, कई जगह पर ये स्पेलिंग है, कई जगह पर ये स्पेलिंग है। तो ये रशियन बोटनिस्ट थे, इसलिए इन्होंने क्लोरोफिल को सेपरेट किया था। इनका ये वाला पीछे वाला नाम याद रखना, स्पेशली ये वाली स्पेलिंग, तो ये आपसे ज़्यादा पूछेगा। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर हाई एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए है तो आपका स्लोली मूव करेगा, आपको यहीं पर दिखाई दे जाएगा पास में। अगर मोबाइल फेज के लिए है तो आपका जल्दी मूव करेगा। इसके बाद आपने जो, हमने क्रोमेटोग्राफी को जो नाम दिए हुए, क्रोमेटोग्राफी का नाम कैसे पड़ा, वो पड़ा है कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पर, ठीक है, कि वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, वो एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये वाली स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है और बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप पार्टीशनिंग के लिए देखोगे, जो पार्टीशन कोफिशिएंट के थ्रू काम करते हैं, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। बट आप लोग बोलोगे कि जो पेपर है वो तो सॉलिड है, तो हम उसमें पार्टीशनिंग कैसे कर रहे हैं? पार्टीशनिंग तो दो लिक्विड के बीच में होती है। ये बताओ एक बार क्वेश्चन, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये पार्टीशनिंग वाला जो है प्रिंसिपल फॉलो करेगा? बताओ कैसे करेगा? पेपर तो सॉलिड है, पेपर तो लिक्विड है ही नहीं। तो ओके, अच्छा, आप लोगों ने कभी पार्टीशन कोफिशिएंट किया है सेपरेटिंग फनल में? एक तरफ आप एसीटोन डालते हो और एक तरफ कोई, तो आप लोग तो दो लिक्विड यूज कर रहे हो, बट यहाँ तो आप पेपर यूज कर रहे हो, वो सॉलिड है। तो ये पॉसिबल कैसे है? इसका प्रिंसिपल पार्टीशनिंग कैसे हो गया? बैंड्स तो दे रहा है, वो तो आपने जो डॉट लगाया उसी से सेपरेट हो रहा है ना। आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हो, मैं उस चीज को कह ही नहीं रहा हूँ।
मुझे सिर्फ ये पूछना है कि पार्टीशनिंग में दो लिक्विड के बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये पार्टीशनिंग हो रही है, बट यहाँ पर पेपर सॉलिड है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपने जो सैंपल लगाया वो सॉलिड था ना? पेपर के ऊपर सैंपल भी सॉलिड है, पेपर भी सॉलिड है, तो आप तो एक लिक्विड यूज कर रहे हो, मोबाइल फेस। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये सॉलिड और ये जो है ये पार्टीशनिंग को फॉलो कर रहे हैं? बताओ। क्वेश्चन तो मेरा ये है कि दो लिक्विड के बीच में हम पार्टीशनिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, आप कैसे यहाँ पर लिक्विड के बेसिस पे कर रहे हो, सॉरी सॉलिड के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हो? बताओ। सॉलिबिलिटी तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो टीएलसी में, लेकिन वहां तो आपका एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमिना है, यहाँ भी फिर एब्जॉर्प्शन वाला ही आना चाहिए था। बताओ। बताओ बताओ। अरे यार। अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट। एक्चुअली आई थिंक आप लोग थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो तब तक। बताओ और क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली आप पार्टीशनिंग कोफिशिएंट लिक्विड में ही करते हो, और इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो आपका लिक्विड है। और वो लिक्विड कैसे है? जो आप पेपर यूज करते हो उसके अंदर जो पोर्स है, और पोर्स में जो आपका वाटर और जो मॉइस्चर एंट्रैप्ड है वो, और जो आपका मोबाइल फेस है, मोबाइल फेज में आप कोई भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ये क्रोमेटोग्राफी इन दो फेजेस के बीच में हो रही है, पेपर के बीच में नहीं हो रही है। पेपर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उसके बीच में आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। दैट इज ए टाइप ऑफ पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसलिए जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हो उसका जो प्रिंसिपल है वो आपका पार्टीशनिंग है, एडजॉर्प्शन नहीं है। क्लियर है? आप बताओ। अरे क्लियर नहीं है, चलो। आप कौन सा पेपर यूज करते हो? वॉटमैन पेपर या कुछ ऐसा? यही होता है, चलो याद है मुझे। तो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पर एक डॉट लगाते हो इस पेपर पे, अगर जो स्टेशनरी फेज है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो यूजुअली वाटर होता है, और आप यहाँ सॉल्वेंट मान लो इथेनॉल यूज कर रहे हो, तो दोनों में जो है अलग अलग क्या होगा, उसकी पार्टीशनिंग हो सकती है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो क्रोमेटोग्राफी हो रही है वो आपकी जो पोर्स प्रेजेंट है उसमें जो वाटर है, और जो आपने मोबाइल सॉल्वेंट यूज किया है वो। ठीक है, तो जब आप मोबाइल सॉल्वेंट डालते हो तो वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और आपका सेपरेट होता है। लेकिन अगर वो आपका इस वाटर में सोल्यूबल है, स्टेशनरी फेस के साथ अटैच रहेगा, क्योंकि स्टेशनरी फेस में क्या है, आपका पोर्स है जिसमें वाटर है, तो वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अगर उसको वाटर के साथ होल्ड नहीं होना है तो वो इथेनॉल के साथ आपका आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टीशनिंग का रीजन है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर है अब? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन यूजली आ जाता है, और कई बार नहीं पता होता, इवन प्रोफेसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आया भी होगा शायद, अगर बेसिक क्वेश्चन है जीके के लिए। तो जो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हो उसका प्रिंसिपल पार्टीशनिंग है, एडजॉर्प्शन नहीं है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज यूजली इजी है, चार्ज के ऊपर हो रहा है। उसके बाद है साइज एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज।
इसमें दो टेक्निक होती है, एक को हम बोलते हैं जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक। ये दोनों ही साइज एक्सक्लूजन के अंडर आती है और दोनों का मतलब एक ही है। एक होता है जेल एक्सक्लूजन टेक्निक। इन दोनों को ही हम साइज एक्सक्लूजन के अंडर यूज करते हैं। दोनों का जो प्रिंसिपल है वो मॉलिक्यूलर साइज है। उसके बाद है एफिनिटी बाइंडिंग, जो कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होती है। अब यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी लिखा है तो आप इम्यूनोलॉजी में मत चले जाना। इम्यूनोलॉजी का भी हम यूज करते हैं अगर हमें एंटीजन को सेपरेट करना है। इसमें यूजली जब हमें किसी प्रोटीन को चेक करना है, मान लो जैसे आप लोगों ने आपका ब्लड ले लिया, तो ब्लड में आपको चेक करना है कि जो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे? तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक कॉलम लेते हैं। कॉलम में यहाँ पर ग्लोबुलिन के अगेंस्ट जो हमने एंटीबॉडी बनाई है या फिर मार्केट में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उस एंटीबॉडी को चिपका देते हैं। और क्या करते हैं, जो आपका ब्लड है उसको यहाँ से हम रिलीज करेंगे, जो इंजेक्शन लेके या जैसे भी। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा वो इस एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाएगा, आपका बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट है वो आपके रिलीज आउट हो जाएगा। जैसे एक बार कंपोनेंट आपके रिलीज आउट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, जिसको आप बाद में सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बफर, पीएच या कोई ऐसा कंपाउंड यूज करके जो इस एंटीबॉडी पे ग्लोबुलिन से भी ज्यादा अच्छे से बाइंड हो, तो वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और ग्लोबुलिन को आपके लिए सेपरेट कर देगा। तो वो बाद की बात है। तो इसको अगर आप एंटीबॉडी से किसी प्रोटीन का जानना चाहते हो तो आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकते हो। एंटीबॉडी बना के आपको पता लग जाएगा कि वो प्रेजेंट है या नहीं। सेम एज एलाइजा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल आप लोगों से पूछते हैं वो आपसे पूछेंगे विटामिन B7 का और एविडिन का। विटामिन B7 का नाम क्या है? विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिन। तो जब आपको यहाँ से एग्जाम्पल मिलेगा तो आपको बायोटीन प्लस एविडिन या स्टेप्टो एविडिन का एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि बायोटीन जो है आपका एविडिन और स्टेप्टो एविडिन के साथ बाइंड करता है। तो जब हमें इस टाइप का प्रोसीजर करना होता है तो हम इनको यूज कर लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका पार्टीशनिंग का मुझे याद नहीं है, बट प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल करके आया है। ठीक है, यहाँ तो इंट्रैक्शन लिखा है, तो एफिनिटी बाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, किसका प्रोसीजर क्या है, किस लिए यूज करते हैं। साइज एक्सक्लूजन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, और आपका एड्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चीज को याद रखना, ये वाली स्लाइड छोटी है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी और मोबाइल फेस के ऊपर हमने क्रोमेटोग्राफी को कैसे डिवाइड किया। ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे टाइम लगेगा पढ़ाने में थोड़ा। अब एक बात देखो, स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन गैस कभी नहीं होगा। स्टेशनरी फेज गैस कभी भी नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखना। अच्छा, लिक्विड क्यों हो सकता है? हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकता है? स्टेशनरी या पे पार्टीशन पार्टीशन के बेस पे या पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज है या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो मोबाइल फेज देखो, मोबाइल फेज आपका लिक्विड होगा या गैस होगा। तो आप सॉलिड लिक्विड आपको जैसे लिखना है आप लिख लो। उसके बाद मोबाइल फेज लिक्विड है। ठीक है, स्टेशनरी फेज सॉलिड, मोबाइल फेज लिक्विड, तो आप क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल क्या है, टीएलसी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वहीं दोनों अगर लिक्विड लिक्विड है, स्टेशनरी और मोबाइल, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का नाम होगा और एग्जाम्पल उसका पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड है। स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड है। मोबाइल फेस क्या है, गैस है। उस केस में हम बोलते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट। यूजली जब हम नेमिंग करते हैं
जैसे यहाँ पर गैस सॉलिड है या गैस लिक्विड है, तो जो हम मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम नेमिंग करना प्रेफर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या बोलते हो, गैस क्रोमेटोग्राफी। आप ये भी तो बोल सकते थे सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये खुद से, मतलब आप लोगों को पढ़ते हो तब, डेप्थ में जाके बुक से सेल्फ स्टडी करते हो तब ये चीज समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम गैस क्रोमेटोग्राफी है। हम मोबाइल फेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसको टेक्निक नेम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। उसके बाद है गैस लिक्विड, तो GC विद लिक्विड कोटेड कॉलम। उसके बाद है लिक्विड सॉलिड, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल है वो आयन एक्सचेंज का है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसका जो यूज़ है वो हम प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं ज़्यादातर। लिक्विड सॉलिड, दैट इज साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल फिल्ट्रेशन। दोनों ही, टेक्निक का नाम साइज एक्सक्लूजन है, और इसमें जेल फिल्ट्रेशन और जेल एक्सक्लूजन, ये दोनों टेक्निक्स आती है। यहाँ पर एक लिखा है बट ये दो होती है। ठीक है, उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो मैंने आपको बता दिया। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये 3-4 चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इनके टेक्निक्स के नाम। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इवन नाइपर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिले, क्योंकि बेसिक नहीं पता होता तो वो लोग कई बार ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये आपके लिए काम की चीज़ है। बेसिक में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे बेसिक आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, अब टेक्निक के फॉर्मेट पे भी हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम पेपर यूज कर रहे हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्योंकि हम सिलिका, एल्यूमिनियम, सेल्यूलोज ये सब यूज कर रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम कॉलम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया। अगर हम प्रेशर यूज कर रहे हैं तो हम उसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिस पर जो है हम इन चीजों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर जो है टेक्निक का फॉर्मेट है। इसमें से अगर देखोगे तो ये दोनों स्लाइड आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आज साइज एक्सक्लूजन, एक मिनट, वो नहीं है, ये मेरा चार्जर है। हाँ, तो आज जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, मैं आपको आज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। साइज मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है? अब इस चीज को आप एक डायग्राम से पहले समझ लो, साइज एक्सक्लूजन में करते क्या। ये टेक्निक मैं आपको सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका सीधा लेना देना है आपके साइज से। और इस पे जो क्वेश्चन आता है, पहला तो यही आता है कि किस बेस पे सेपरेट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट पे सेपरेट करते हैं। पहला तो यही इसका क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आता है कि हम साइज एक्सक्लूजन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन सेपरेशन, प्रोटीन इंटरेक्शन, ये तीन जो है इसके मेजर रोल है। और एक क्वेश्चन और आता है, वो आपका वॉल्यूम्स के ऊपर आता है, तो वो अगर आज हो पाएगा तो मैं आपको आज करा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बीड्स होती है। एक तो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, ये बीड्स डाली हुई है जो आपको ये दिखाई दे रही है। ये बीड का नेचर कैसा है, पोरस है। और अपने अब ये अलग अलग टाइप के आपके प्रोटीन है। जैसे ये रेड कलर का है, ठीक है, फिर आपका ग्रीन है, फिर आपका ब्लू है। तो हमने ऊपर से क्या किया, इस कॉलम में हमने ये प्रोटीन्स डाल दिए। तो अब आप, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इन तीन साइज के प्रोटीन में से एक साइज ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये ए, ये बी, ये सी, सबसे पहले नीचे कौन पूछेगा।
अगर हमने हमारे पास ये प्रोटीन है, ये है और ये साइज है, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा? बताओ। बताओ, कोई बता रहा था, बोलो। अरे बताओ, सिंपल चीज पूछ रहा हूँ। इतना बड़ा साइज है, नीचे कौन सबसे पहले पहुंचेगा? जल्दी बोलो, पूरा नहीं होगा फिर ये।